आज हम भाग 1 पर चर्चा करेंगे। भाग 1 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है, मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और संविधान की समझ के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से हम देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ आप समझ विकसित करते हैं तो आगे आपको समस्या नहीं होगी। अब हम अनुच्छेद भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, तो हम अनुच्छेद 1 की चर्चा करें। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। यहां इंडिया और भारत शब्द है वो राज्य का नाम नजर आता है, राज्य का नाम। भारत निश्चित पारंपरिक नाम है और आजादी से पूर्व वैश्विक स्तर पर भारत को इंडिया कहा जाता है, इसलिए दोनों शब्द का इस्तेमाल किया गया। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, तो इससे शासन की प्रकृति के बारे में पता चलता है। राज्यों का संघ मतलब शासन की प्रकृति के बारे में पता चलता है। लेकिन यहां जो संघ का इस्तेमाल किया गया है शब्द यूनियन, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिखते हैं यूनियन, ठीक है। यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसको देखने की जरूरत है। इसका और इसको समझने के लिए दो चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन और फेडरेशन। कन्फेडरेशन और फेडरेशन। कन्फेडरेशन उसको कहते हैं जहां पहले से ही राज्य विद्यमान होते हैं और किसी समझौते के तहत एक संघ बनाते हैं, उसको कन्फेडरेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य पहले से विद्यमान होते हैं लेकिन एक किसी समझौते के तहत आपसी साझा हित के लिए जुड़कर एक ऐसा संघ बनाते हैं जिसमें उनकी स्वायत्ता तो बनी रहती है, लेकिन कुछ कुछ वो अर्जित करते हैं, अपना क्षेत्र सौंपते हैं, अपने अधिकार को सौंपते हैं साझा हित के लिए। और उसमें यह होता है कि वो अलग भी हो सकता है, क्योंकि समझौते के आधार पर जुड़ा हुआ है। अगर समझौते का उल्लंघन हुआ तो राज्य अलग भी हो सकता है। जैसे आप कन्फेडरेशन में यूएसएसआर को रखिए, आप कन्फेडरेशन में स्विट्जरलैंड को रखिए और कुछ पूर्व में यूएसए। देखिए ये यूएसएसआर कन्फेडरेशन था, समझौते पर अलग हो गया। स्विट्जरलैंड में कम्यून भी समझौते के आधार पर जुड़े हुए हैं और अगर समझौते का उल्लंघन होगा तो उसके कम्यून अलग हो सकते हैं। और अमेरिका भी पहले कन्फेडरेशन था पूर्व में, लेकिन आपको याद होगा 1776 में फिलाडेल्फिया की संधि के तहत 13 राज्यों का संघ बना था और 1861 में जब स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश किया गया तो दक्षिण के राज्यों ने संघ से अलग होने का निर्णय ले लिया, कन्फेडरेशन से अलग होने का निर्णय ले लिया। उनका मानना था कि दास व्यवस्था समझौते के अंतर्गत था जिसका लाभ दक्षिण को राज्यों को मिल रहा था और उत्तर के राज्यों ने अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में समझौते को तोड़ा है, इसलिए अलग हो गया। और 4 वर्ष के खूनी संघर्ष के बाद ही उसको फिर से एक किया गया। और तब ये समस्या उठी कि इस तरह की आगे समस्या नहीं हो तो विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा उसको फेडरेशन में चेंज किया गया।
मतलब ये है, एक इस कारण इसलिए है कि वहाँ जो संविधान राज्यों की सहमति से बना था और राज्यों की स्वायत्ता बहुत ज़्यादा है, कठोर संविधान है, परिवर्तन करना मुश्किल है, तो न्यायिक निर्णयों के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया कि कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो अमेरिका और ऐसे कई संघ हैं जो जुड़े तो जरूर थे समझौते के आधार पर, लेकिन अब वो अलग नहीं हो सकते। दैट इज फेडरेशन। यूनियन शब्द जो है भारत राज्यों का संघ है, लेकिन अंग्रेजी में शब्द यूज किया, फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हमारे यहां शब्द का इस्तेमाल किया है यूनियन। तो यूनियन का यहां मतलब है कि भारत किसी समझौते के आधार पर भारत राज्य का निर्माण नहीं हुआ, अर्थात तो पहले से ही था, विद्यमान था, इसलिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यूनियन में है क्योंकि अगर समझौते के आधार पर नहीं हुआ तो कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता है। और कन्फेडरेशन में राज्य की स्वायत्ता बहुत ज्यादा मजबूत है, फेडरेशन में भी राज्य की स्वायत्ता है, लेकिन यूनियन में कहने को राज्य का संघ है, परंतु वास्तविक में एकात्मक लक्षण ज्यादा होता है, एक केंद्रीय शक्ति मजबूत होती है यूनियन में। इसलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। अनुच्छेद 1 में 3 तरह के राज्यों का वर्णन है। एक राज्य और दूसरा संघ शासित क्षेत्र। राज्य और संघ शासित क्षेत्र का वर्णन है, जिसका उल्लेख अनुसूची 1 में है। इसके अलावा तीसरा है अर्जित क्षेत्र। तो अर्जित क्षेत्र जो पहले से जैसे सिक्किम था, वो आगे भी जो अर्जित क्षेत्र होगा उसका इसमें उल्लेख किया गया। तो राज्य क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। अनुच्छेद 1 को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है, खास के कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन का। इसकी समझ आगे आपको काम देगी। अब हम अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश से वर्णन है। इसमें विद्यमान राज्य उसका है वर्णन, फिर संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र, इसका वर्णन है अर्जित क्षेत्र, जैसे सिक्किम। अब हम अनुच्छेद 3 की चर्चा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 3 पीटी के दृष्टिकोण से भी, मेंस के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना, उसके नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन का संपूर्ण अधिकार केंद्रीय संसद को मिला हुआ है। और इस पे पीटी में तो जो इंपॉर्टेंट है ही, उसको हम क्लियर करेंगे। मेंस में भी कई पारंपरिक क्वेश्चन आते रहे हैं। एक तो नए राज्यों के निर्माण का क्या आधार होना चाहिए, या फिर क्या द्वितीय राज्य, फिर से राज्य निर्माण आयोग गठित किया जाना चाहिए। छोटे राज्यों की प्रासंगिकता, इससे जुड़ा प्रश्न आता है। लेकिन इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 65वीं मेंस में पूछने की संभावना है, वह यह है नए राज्यों के निर्माण जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में। इसको मेंस में हम डिटेल से समझेंगे कि वह प्रावधान जो नए जम्मू कश्मीर का जो विलय किया गया या 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया,
वो कितना वैधानिक था या अवैधानिक। ये जो अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्य, ये संसद नए राज्यों के निर्माण से पहले राष्ट्रपति से सहमति लेगा। यानी कोई भी नया राज्य का निर्माण होगा, सीमा में परिवर्तन होगा, क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और फिर राष्ट्रपति उस राज्य को प्रेषित करता है एक निश्चित समय सीमा का आधार पर। और अगर उस निश्चित सीमा में अगर उसने सहमति दे दी तब भी अच्छा, नहीं सहमति दी तब भी अच्छा, संसद उसको पारित कर सकती है। यह हो सकता है कि राज्य अगर अनुरोध करे कि समय सीमा बढ़ाया जाए तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो भी केंद्रीय, वो भी सेंटर की ही शक्ति है। इसमें एक याद रखें कि इसमें सॉलेमनली शक्ति संसद के हाथ में है। राज्य अगर इसके विरोध में भी सिफारिश करेगा, संसद उसको चेंज कर देगा। इसके अलावा संसद बाद में भी उसमें बहुत सारे प्रावधान चेंज कर सकता है। इसी कारण कहा जाता है भारत को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ या विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। इसीलिए कहा जाता है कि राज्य के निर्माण की शक्ति, राज्य की सीमा में परिवर्तन की शक्ति, राज्य के नाम में परिवर्तन की शक्ति जो संसद को दी गई है, उससे राज्य की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत है, यानी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन 1960 में परिस्थिति बदली, कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को देना था और इस संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो भारतीय भूक्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जाए, और ऐसा प्रावधान नहीं है तो इस तरह का कुछ कार्य किया जाए तो संविधान संशोधन की जरूरत है। तो 1960 के बेरुबारी केस के बाद यह निश्चित हो गया कि अगर किसी भूक्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को सौंपा जाएगा तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है। अगर किसी विदेशी राज्य से समझौते की बात होती, उसके क्रियान्वयन की बात होती, तो फिर संविधान संशोधन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भूक्षेत्र का करना था, इसलिए संविधान संशोधन की जरूरत हुई। तो उस समय 9वां संविधान संशोधन, और 2011 में जब बांग्लादेश से हुआ तो 100वां संविधान संशोधन पेश किया गया। वैसे किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन अगर इंटरनल हो तो वह साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है, राज्य की सहमति मांगी जाएगी, लेकिन उसको देना नहीं देना ये केंद्र पर निर्भर है। और जम्मू कश्मीर राज्य से में भी उस समय राज्यपाल की सरकार कायम थी और राष्ट्रपति शासन के तहत संसद वहां की सरकार को चला रही थी, संसद सरकार चला रही थी। जो भी संवैधानिक प्रावधान होंगे वो संसद के माध्यम से होने थे। और इस कारण जो जम्मू कश्मीर का बंटवारा किया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश किए गए वो वैधानिक है, क्योंकि जब भी कोई राष्ट्रपति शासन होता है तो सारी वैधानिक शक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय संसद को चली जाती है। तो यह एकदम वैधानिक प्रक्रिया से अपनाया गया।
अनुच्छेद 370 का है संदर्भ, मायने नहीं रखता है, वैसे भी वो प्रावधान अस्थायी प्रावधान था। अब हम जो जम्मू कश्मीर को जो दो विभाजित किया गया है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इस संदर्भ में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ये देंगे कि कैसे कैसे राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब हम कैसे कैसे नए नए राज्यों का निर्माण हुआ, तो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित पहली समिति एसके धर समिति गठित की गई थी। यहाँ ध्यान रखें कि आज़ादी के बाद अधिकतर क्षेत्रों में भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मांग उठी और तब एसके धर समिति गठित की गई 1948 में, और इस कमिटी ने कहा भाषाई आधार पर नए राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को चोट पहुंचा सकता है। किसी भी नए राज्य के निर्माण में राजनीतिक और आर्थिक व्यवहारिकता को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसका काफी विरोध हुआ और विरोध को दबाने के लिए जेबीपी समिति गठित की गई पटेल, नेहरू और पंत जी के नेतृत्व में, और उस विद्रोह को शांत करने के लिए कि एसके धर समिति ने जो रिकमेंडेशन किया भाषाई आधार पर नहीं किया जाता है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि नहीं, भाषाई आधार पर भी राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया, परंतु वह समय अभी अनुकूल नहीं है। यानी दबा दिया गया लेकिन तुरंत क्रियान्वित नहीं किया गया। और तब 1953 में पोडी श्रीरामुलु उनको लग गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं हो सकता है। 56 दिन के उपवास के बाद मृत्यु को प्राप्त की और इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और कहा जाता है उसके तुरंत आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया। तो आपकी परीक्षा में पीटी में पूछा जाता है भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन है, तो वह आंध्र प्रदेश। और ये मांग और ज्यादा तीव्र होने लगी। तब फजल अली आयोग गठित किया गया और फजल अली आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन पेश किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग को कहा पहला राज्य पुनर्गठन आयोग, ये भी याद रखिएगा, पहला राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग। इनके रिकमेंडेशन पर 7वां संविधान संशोधन पेश किया गया और उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। इसमें यह पहली बात रखी गई कि किसी भी राज्य के निर्माण से के लिए सबसे महत्वपूर्ण है देश की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रहे, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भाषाई और सांस्कृतिक विशिष्टता को आधार बनाया जा सकता है, परंतु वित्तीय एवं प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य लोगों का कल्याण हो। और उसके बाद प्रशासनिक अनुकूलता के हिसाब से, लोक कल्याण के हिसाब से और कहेंगे भाषा के आधार पर भी नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। और उसके बाद 1960 में मुंबई से गुजरात अलग हुआ। फिर ये पूछा, कई बार परीक्षा में पूछा। उसके बाद मान लिया पहले कहा मुंबई या महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ। 66 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ
और हिमाचल अलग हुआ, लेकिन हरियाणा राज्य के रूप में आया और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया। और बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विकसित हुआ। 1972 में 3 राज्य क्रोनोलॉजिकल वे में, पहले मणिपुर, फिर त्रिपुरा और फिर मेघालय। 1975 का याद रखिएगा संविधान संशोधन, 36वां संविधान कई बार पूछता है। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में जो सिक्किम अर्जित किया गया था भारत के द्वारा, उसको भारत का राज्य बनाया गया। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 87 में 3 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को जोड़ा गया। फिर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को। 2014 में तेलंगाना, आपको पता है तेलंगाना के निर्माण में राज्य की सहमति कोई थोड़ी भी चिंता नहीं की गई। अगर तेलंगाना राज्य के निर्माण की आधुनिक निर्माण हुआ है तो वहां आप देख सकते हैं केंद्रीय संसद कितनी मजबूत होती है। और 2019 यह पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया कि केंद्रीय संसद कितनी मजबूत होती है। कैसे भारत यूनियन है जिसमें एकात्मक लक्षण है, जम्मू को कश्मीर को 2 भागों में मार दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित बना दिया गया। तो वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अगले क्लास में हम 2 चीज पर पढ़ेंगे मेंस के दृष्टिकोण से। एक, नए राज्यों के निर्माण में, एक तो छोटे राज्यों के निर्माण की प्रासंगिकता, नए राज्यों के निर्माण की मांग क्यों उठती है, क्या उठनी चाहिए या जाए तो क्यों उठती है ये जानेंगे। क्या छोटे राज्यों के निर्माण से बेहतर शेप होगा, ये प्रश्न होता है। और तीसरा, जम्मू कश्मीर को भारतीय राज्य में जो शामिल किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया है, उससे संबंधित प्रावधान, ये जो है मेंस का टॉपिक है। अगले क्लास में इस मेंस के टॉपिक पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। धन्यवाद।